कला का वर्गीकरण, कला का वर्गीकरण। हमने देखा कला को सबसे पहले दो रूप में बनाया गया, ठीक है, एक देव शिल्प, एक मानव शिल्प। फिर मानव शिल्प में कला दो रूप से बटी, एक उपयोगी कला, एक ललित कला। और ललित कला को हमने चार भागों में देखा। ललित कला को एक हम लोग दृश्य और श्रव्य के आधार पर देखे, एक द्विआयामी और त्रिआयामी के आधार पर देखे, एक आपका देश काल के आधार पर देखे, एक सहज एवं माध्यम के आधार पर देखे। उन्हीं ललित कलाओं को जो है हमने चार भागों में बांटा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ललित कला के वर्गीकरण के बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ललित कला के बारे में। सबसे पहले मौर्य काल मेंकारु और चारु, इसको उपयोगी कला कहते हैं ना, और चारु इसको ललित कहते हैं। चारु, ठीक है, कारु और चारु से संबंधित मौर्य काल में कारु और चारु ललित से संबंधित, ठीक है, कलाओं का वर्गीकरण सबसे पहले पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी किया। आज हम फंडामेंटल के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण, ठीक है। हम लोग कला का वर्गीकरण आगे देखेंगे। मौर्य काल में कारु, उपयोगी और चारु ललित से संबंधित कलाओं का वर्गीकरण सबसे पहले पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया। क्लियर है, मौर्य काल का समय था, पाणिनि अष्टाध्यायी में अपनी पुस्तक में ललित कला को और उपयोगी कला को बांटा। होता ये था कि पहले जो है कलाओं को एक ही धारा में समझा जाता था, लेकिन जब पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कलाओं को बांटा, ऐसी कला जो हमारे उपयोग की हो और ऐसी कला जो हमारी इंद्रियों को जो है आनंद दे, उन दो पार्टों में कारु और चारु नाम से बांटा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? ये जो शब्द है चारु और कारु, यही पूछा जाता है और यही आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा वर्गीकरण, ज्ञान इंद्रियों द्वारा वर्गीकरण। देखिए ज्ञान इंद्रियां ऐसे अगर देखा जाए तो आपकी जो है किस प्रकार से काम आती हैं, ठीक है। लिखिए ज्ञान इंद्रियों द्वारा वर्गीकरण, लिखिए ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर, ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर महसूस करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे आपका जो है स्थिर है, ठीक है, स्थिर है ये, जिसमें आपका चित्र, मूर्ति,
स्थापत्य आएगा। ठीक है, स्थिर है, चित्र मूर्ति स्थापत्य आएगा। ये किस इंद्रिय को जो है ये प्रभावित करती है, या कौन इसको जो है देख पाता है, कौन महसूस कर पाता है। ठीक है, स्थिर के आधार पे। ठीक है, चित्र मूर्ति अपवाद स्वरूप जो है, अपवाद स्वरूप जो है, एक इसमें काइनेटिक आता है। काइनेटिक जानते हैं आप लोग, बोलिए। काइनेटिक शिल्प, काइनेटिक शिल्प जो होता है हमारा, चलायमान मूर्ति शिल्प, अलेक्जेंडर काल्डर, ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले काइनेटिक शिल्प की जो है रचना की है। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर हो गया, इसके बाद से आपका गतिशील, इसके बाद से आपका गतिशील, दो ही प्रकार की होती हैं। इसमें आपका आ जाएगा संगीत, नृत्य और काव्य। संगीत, नृत्य, बस ज्ञान इंद्रियों के आधार पे जब हम देखेंगे तो स्थिर और गतिशील दो ही हमें महसूस होती है, बाकी कुछ हमें जो है महसूस नहीं होती। हम देख पाते हैं, ठीक है, कि ये चित्र और मूर्ति अस्थाई है, और हम ये देख पाते हैं कि इसमें चलायमान है, यानी कि गतिशीलता है। बस दो ही चीज़ महसूस कर पाते हैं ललित कलाओं के बारे में, इसके अलावा हम कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। जापान में सुगंध को भी ललित कला, या कला कर लीजिए, ललित नहीं, कला के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है, कला के अंतर्गत जो है रखा जाता है। ठीक है, लिखिए आगे। हीगेल द्वारा विश्व की कला का वर्गीकरण, हीगेल, यही नेट में आया था, हीगेल द्वारा विश्व की कला का वर्गीकरण, हीगेल द्वारा विश्व की कला का वर्गीकरण। अब आप समझिए, हीगेल विश्व की कला को 3 भागों में बांटा है। इनका कहने का मतलब ये है, हीगेल का, कि जब, ठीक है, जब कला उत्पन्न हुई, और कला कब उत्पन्न हुई ये बात हमने आपको जो है पहले बता दिया है, कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, कला उसी समय से प्रारंभ हुई। जैसे जैसे मानव के रहन सहन में बदलाव आया, वैसे कलाओं में भी बदलाव आया। आज सबसे अधिक अगर कलाओं में हावी है तो आपकी कंप्यूटर कला जो है हावी है। तो हम ये देखेंगे कि हीगेल द्वारा विश्व की कला को कैसे बांटा गया, यानी कि जाहिर सी बात है बहुत प्राचीन समय में गए होंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं। उसके बाद से जो है वहाँ से आए होंगे जो आपका मिड पीरियड चला होगा वहाँ पे, और आधुनिक। एक बार नहीं, कई बार विश्व की जो उन्होंने कलाओं को बांटा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हीगेल द्वारा विश्व की कला का वर्गीकरण। तो कैसे है, सबसे पहले देखिए, हमारा नंबर 1 है प्रतीकात्मक। अभी हम बताएंगे प्रतीकात्मक, इसको कहते हैं सिंबॉलिक, इसको कहते हैं सिंबॉलिक, इसको कहते हैं सिंबॉलिक। प्रतीकात्मक इसको कहते हैं सिंबॉलिक। ठीक है, अब आपको बता दें प्रतीकात्मक सिंबॉलिक का मतलब जानते हैं क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में देखिए, जब वो लोग किसी जानवर को घेर करके दीवालों पर जो है चट्टानों पर शिल्प बनाए हैं, तो लिखित तो हमको मिला नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, क्या कहना चाहे, ऐसा कुछ तो मिला नहीं है। वो प्रतीक के रूप में हम समझते हैं, शायद उनका ये प्रतीक रहा हो। क्या प्रतीक रहा हो, शायद वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हों इस तरह से चित्र बना करके,
शायद जानवर को जो है बना करके जादू टोना कर रहे हों कि अगर हम लोग एक चित्र के माध्यम से जानवर को अगर जादू टोना के माध्यम से घेर लेंगे तो आसानी से शिकार कर सकते हैं। शायद ये भी ना हो, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेबस और रणनीति और प्लान बनाते हैं पढ़ाई करने का, जॉब लेने का, उसी प्रकार से शायद उनकी प्लान होता हो कि तुम आगे से जाना, तुम पीछे से जाना, हम ऊपर से आएंगे और इसको जानवर को जो है इस प्रकार से घेरा जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्रतीक के रूप में हमें मिले हैं। ठीक है, मिस्र के पिरामिड भी हमें प्रतीक के रूप में ही दिखाई देते हैं। मिस्र के पिरामिड क्या है, किसी की मृत्यु होती है और उनके प्रतीक के रूप में पिरामिड बना दिया जाता है। ये मान लिया जाता है अच्छा हाँ ये जो है इनका प्रतीक है। स्तूप क्या है, प्रतीक है। तो ये हमारी जो है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद से जो है हमारा शास्त्रीय है आ जाता है ना। जब आपको सबको पता है मिस्र आता है, प्रागैतिहासिक आता है, मेसोपोटामिया आता है, सिंधु आती है, चीन की सभ्यता आती है, लेकिन उसके बाद से हमारा समय आता है प्राचीन यूनान की कला। और इस प्रकार से भारत में भी शास्त्रीय युग आते हैं। तो वो जो हमारा शास्त्रीय काल है उसी को क्लासिकल जो है युग कहा गया है। तो लिखेंगे विश्व की कला को, एक ये हो गया, दूसरा शास्त्रीय हो गया यानी क्लासिक। और एग्जाम में प्रश्न जानते हैं कैसे आता है, एग्जाम में प्रश्न आता है इनमें से विश्व जो हेगेल ने विश्व की कला को बांटा है कौन सा नहीं है, तो उसमें इन तीनों को दे देता, एक और ऐड कर देता, वही आपको जो है छांटना होता है। इसमें स्पेशली जो है यूनान की कला आती है, यूनान की शास्त्रीय कला, और इसमें जो है मिस्र की कला और मेसोपोटामिया की कला, मेसोपोटामिया की कला। ठीक है, दो हो गए। अब देखिए आपका सीधा समझ लीजिए कि आधुनिक आ गया, मध्यम के बाद से आपका आधुनिक आ गया और उसको कहते हैं रोमांटिक, स्वच्छंद। इसको स्वच्छंद कहते हैं यानी कि रोमांटिक कहते हैं। ठीक है, स्वच्छंदतावाद आपका चला है ना, रोमांटिक। और ये जो है आधुनिक व समकालीन, इसमें ये कलाएं आती हैं। ठीक है, अब आपको इसी में कोई एक और कला डाल देगा और पूछ लेगा कि इसमें से वो छांटिए जिसमें हेगेल द्वारा विश्व की कला को बांटा गया है, कौन सा नहीं है, तो आपको वही छांट लेना है। ये ध्यान रखिए, सिंपल तरीके से हमने समझा भी दिया कि सबसे पहले प्रतीक ही तो आया, चाहे वो स्तूप हो, चाहे पिरामिड हो, चाहे आपका जो है चित्रों को बनाने का उद्देश्य उनका रहा हो। दूसरे पर आपका क्लासिक आया यानी कि शास्त्रीय युग आया, बहुत अच्छे से बनाया गया। तीसरे पर आपका आधुनिक चल रहा है। तो कला इसी तीन पार्ट में बटा है। ऐसे भी किसी भी चीज़ का बचपना आता है, जवानी आता, बुढ़ापा आता है, वही स्थिति कलाओं में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनान की मूर्तियों को हेगेल ने क्या कहा है, यूनान की मूर्तियों को हेगेल ने क्या कहा है, हम बता रहे हैं आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कथन है नथिंग मोर ब्यूटीफुल, नथिंग मोर ब्यूटीफुल एंड एन एवर कैन वी। इनका कहने का मतलब है हेगेल का कि यहाँ की मूर्तियों से सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। जब वहाँ पे जो है मूर्तियाँ खुदाई हुई, जब प्राप्त हुई, तो हेगेल ने कहा यूनान की शास्त्रीय मूर्तियों को देखकर क्या कहा कि इससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। नथिंग मोर ब्यूटीफुल एंड एवर कैन बी। ठीक है, एवर कैन बी यानी कि इससे सुंदर, और कई बार ये कथन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेगेल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण, अभी विश्व का इन्होंने किया है ना, अब देखेंगे हेगेल द्वारा, अभी तो इन्होंने केवल विश्व का किया, हेगेल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण, हेगेल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण
क्या किए हैं, लिखिए। इन्होंने, हेगेल ने ललित कलाओं को जड़ और चेतन के आधार पर 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा। जड़ और चेतन जानते हैं, चेतन मतलब सोचने समझने की क्षमता और जड़ मतलब सामग्री, यानी कि सोचना भी है सामग्री भी है। क्लियर है, सोचना भी है सामग्री भी है। ये है, इसमें हमें ये समझना है कि किसमें ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है और किसमें जो है ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है। इस जड़ को हम जो है सोचेंगे, किसमें कम। जिसमें कम होगा जाहिर सी बात है वो श्रेष्ठ होगा। किसी एक काम को 10 लोग करते हैं, उसी काम को कोई अकेला करता है, तो जब उनको जो है वहाँ जनमानस देखने आएगी तो जो अकेला उसी काम को किया रहेगा उनकी तारीफ वो करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। वही लोग करेंगे कि भाई अकेले जो है इसने कर दिया, बाकी इसी काम को 10 लोग करेंगे। क्लियर है। तो इसी प्रकार से जड़ और चेतन दोनों के आधार पे किए हैं। ठीक है, आप लोग सोचिए, एक जो काव्य होता है, नंबर 1, एक जो काव्य होता है, इसमें किस चीज का जो है उन्हें मिलता है। ठीक है, कोई सामग्री मिलती है, कोई वस्तु मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। आप कवि हो, हम कवि हो, या हम किसी भी कवि की बात कर लें, वर्तमान स्थिति में उनके पास क्या होता है बेटा, केवल अक्षर होता है। यहां तक कि शब्द भी नहीं होता है, यहां तक कि शब्द भी नहीं होता है। उनके पास केवल अक्षर होता है। इन अक्षरों से मिल करके शब्द बनाते हैं और उन शब्दों से मिल करके जो उन्होंने पूरी जो है कविता की रचना करते हैं। अक्षर मिल जाते हैं क्योंकि अक्षरों का विकास या खोज हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए कोई कवि जा करके किसी बागीचे में बैठा है और वहाँ पे कोयल बोल रही है, उसकी आवाज़ ही उसके कविता के लिए पर्याप्त है। आवाज़ सुन लिया, उसी पे कविता लिख दिया। तो केवल जो है इसको अक्षर मिलता है, बाकी कुछ जो है नहीं मिलता है। और अक्षर से इस जो है शब्द बना देता है, अक्षर से जो है ये शब्द बना देता है। नंबर 2 पे, इसीलिए यही कारण है कि सबसे श्रेष्ठ यही कला है, यही कला है। किसके अनुसार? हीगेल के अनुसार। ठीक है, हीगेल के अनुसार। यहां तक कि केवल इन्हीं के अनुसार है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने जो रचना किया है, उन्होंने नहीं माना है इसको श्रेष्ठ, उन्होंने चित्रकला को श्रेष्ठ माना है। तो ये इनका पार्टिकुलर हीगेल का मानना है कि काव्य जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। रीजन क्या है हमने पहले लिखा दिया, रीजन जड़ और चेतन का आधार। नंबर 2, अब बताइए इसके बाद से जाहिर सी बात है कि संगीत में जो है चीज़ों का कम प्रयोग होता है। क्या हो सकता है? एक आपका ताल हो सकता है, दूसरा आपका नाद हो सकता है। ठीक है, ये आपका 2 हो सकता है। ठीक है, तो इसी से जो है संगीत की रचना करते हैं। ठीक है, आपका जो है बेस हो सकता है, बेस नहीं कहेंगे, केवल ताल, नाद कह सकते हैं, सुर कह सकते हैं। इतनी चीज़ों से मिलकर के संगीत बना लेते हैं। बाकी तो ढोलक, मजीरा, बीड़ा, ये सब तो सामग्रियां हो गई, इसको शोभित करने के लिए हैं। बाकी होगा क्या संगीत में? मुख्य रूप से ताल। क्योंकि कई बार ऐसा बहुत बार हुआ है, जब सामग्री नहीं रहती है तब भी तो संगीत गाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह सामग्री हो, ढोल हो, आर्गन पैड हो। ठीक है, नहीं जरूरी है। केवल ताल और नाद और सुर अगर आपको पता है तो आप संगीत का जो है आनंद ले सकते हैं। नंबर 3 पे देखिए, अब सबसे कम सामग्री इनके बाद से आती है तो चित्रकला। क्या मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं? पेंसिल, कागज, ठीक है, इरेजर तो मान लीजिए दूसरी चीज़ हो गई, कलर। ठीक है, इससे ज़्यादा आप क्या यूज कर सकते हैं? इससे ज़्यादा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप इसमें ब्रश यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है नंबर 4 में मूर्ति आ गई, नंबर 4 पे आपकी मूर्ति आ गई, ये चौथे नंबर पे श्रेष्ठ है। अब इसमें देखिए मिट्टी की मूर्ति बनती है, मिट्टी की मूर्ति बनती है, इसके बाद आपका पत्थर का बनता है, फिर आपके जो है धातु के मूर्ति बनते हैं, ठीक है, मिट्टी, पत्थर, धातु, फिर लकड़ी के बनते हैं। अब इनके अलावा मूर्तियों में देखिए पीओपी के बनने लगे हैं, केवल पीओपी के, ठीक है, फाइबर के बनने लगे हैं, न जाने कितनी चीज़ों की मूर्तियां बनने लगी हैं। और इसमें भी मिट्टी में आर्मेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो अंदर ढांचा होता है। पत्थर में तो मान लीजिए आर्मेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इसका माध्यम चित्रकला का पेंसिल, कागज़, कलर, ब्रश देख रहे हैं तो बताइए क्या यहाँ पे आप छीनी हथौड़ी नहीं देखेंगे? यहाँ भी तो देखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो है बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, चित्र से अधिक किया जाता है। आगे हमारा अंतिम आ गया स्थापत्य। ये सबसे जो है निचला है, क्योंकि इसमें जो है सामग्री बहुत अधिक लगता है। सीमेंट, बालू, छड़, ईंट इत्यादि बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। बाकी इनकी जिससे बनाते हैं वो सब साहुल, कन्नी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण में आप ये समझिए कि अगर हीगेल का 3 वर्गीकरण, ठीक है, सिंबॉलिक, क्लासिक, रोमांटिक, याद रखिएगा। हीगेल का ये 5 वर्गीकरण, हीगेल का ये कथन, क्लियर है, और पाणिनि का कारु और चारु, इतना आप याद कर लीजिएगा। बाकी वर्गीकरण हमने बता दिया शुरू में। अगर कभी सहज और माध्यम आएगा तो माध्यम जिसमें सहारे की जरूरत पड़ती, सहज मतलब स्वयं। देश काल आएगा, देश मतलब स्थिर, काल मतलब गतिशील, वो भी बता चुके हैं। इसके बाद से आपका अगर श्रव्य और दृश्य आएगा, बहुत अच्छे से आपको पता है। त्रियामी और द्वियामी आएगा, बहुत अच्छे से पता है। देव शिल्प, मानव शिल्प जो है 2 प्रकार के होते हैं। मानव जो है कितने शिल्पों की रचना की है, तो आपको 2 करना है, एक उपयोगी, एक ललित। वर्गीकरण हो गया। अब हम देख लेते हैं ललित कला। अभी तो हमने वर्गीकरण दिखाया, ललित कला। अब हम देखेंगे ललित कला किसे कहते हैं, कैसे विकास हुआ, क्या है। इसके बाद देखेंगे उपयोगी कला कैसे विकास हुआ, क्या है, किसने इसके क्षेत्र में काम किया है। तब आपका वर्गीकरण जो है कंप्लीट होगा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कला के ही वर्गीकरण में अगला हेडिंग ललित कला एवं उपयोगी कला। जितना हमने बताया है, ठीक है, बंटवारा उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ललित कला एवं उपयोगी कला, इन्हीं दोनों के बारे में जो है हम लोग देखेंगे, ललित कला एवं उपयोगी कला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ललित कला। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दें कि आप सभी लोग तो ललित कला के बारे में जानते ही हैं। ललित कला के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमने बहुत बता दिया। ललित कला 5 होती हैं, और ललित कला का बस यहाँ एक मेन पॉइंट है जो हमें जानना है कि ललित कला को इंग्लिश में कहते हैं बेटा फाइन आर्ट। इंग्लिश में कहते हैं फाइन आर्ट। और इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है फ्रेंच शब्द बियोक्स आर्ट से। बियोक्स आर्ट से, बस यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को याद कर लीजिए, ललित कला आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। चलिए लिखते हैं ललित कला के बारे में। लिखिए, ललित कला का संबंध मानव की मानसिक आवश्यकताओं
देखिए इसमें भौतिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर चित्र आपके रूम में टंगा हुआ है तो आपको भोजन नहीं देगा, ठीक है। ललित कला का संबंध मानव की मानसिक आवश्यकताओं से है, मानसिक आवश्यकताओं से है, ठीक है। इसमें मुख्यतः दृश्य कलाओं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तथा मंचीय कलाओं लिखिए काव्य, संगीत, नृत्य, काव्य, संगीत, नृत्य शामिल हैं। आगे देखेंगे ललित कला फाइन आर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फाइन आर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फाइन आर्ट शब्द का निर्माण, आगे देखेंगे, फाइन आर्ट शब्द का निर्माण फ्रेंच शब्द बियोक्स आर्ट, BEAUX, ठीक है, बियोक्स आर्ट से हुआ है। बियोक्स आर्ट का अर्थ क्या है? बियोक्स आर्ट का अर्थ तभी तो समझ में आएगा ललित कला क्यों कहा गया। सुंदर होता है, सुंदर कला होता है, यानी कि बियोक्स का मतलब जो है सुंदर कला होता है, ठीक है। आगे देखेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन में लिखिए, भारतीय दर्शन में तुलसीदास यानी कि अब खंडन हुआ है, बात समझिए, अब खंडन हुआ है। ललित कला फाइन आर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। फाइन आर्ट शब्द का निर्माण फ्रेंच भाषा बियोक्स से हुआ है। बियोक्स आर्ट का अर्थ होता है सुंदर कला, यानी कि इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ललित कला है, इनडायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ यही तो पढ़ रहे हैं कि ललित कला को हमने तो बता दिया कितने प्रकार की होती है, यहाँ भी बता दिया, लेकिन ललित कला की उत्पत्ति हुई कैसे? सबसे पहले ये वर्ड ललित कला आया कैसे, किस आधार पे आया, ये जो है हमें जानना है। तो कहाँ से आया? अंग्रेजों या लेखकों के माध्यम से देखा जाए, उनके अनुसार देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति बियोक्स आर्ट से हुई है, और बियोक्स का मतलब सुंदर होता है, इसीलिए इसको फाइन आर्ट कह दिया गया। और फाइन आर्ट का भी मतलब जो है ललित कला, लुभाने वाली कला या सुंदर कला होती है। लेकिन अब इसका खंडन हुआ है, कैसे हुआ है देखिए। भारतीय दर्शन में तुलसीदास के अनुसार यानी कि इनके अनुसार ललित कला कैसे हुई, ललित कला की उत्पत्ति कैसे हुई? श्लोक है इनका, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा, जनरंजन
सज्जन प्रिय एहा। जनरंजन, जनरंजन, सज्जन प्रिय एहा, अर्थात क्या है इनका कहने का मतलब, जिस सौंदर्यानुभूति से, जिस सौंदर्यानुभूति से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी आत्मा का विकास हो। ठीक है, ये बात जो है तुलसीदास ने बोली है, कामा, यानी कि ऐसी चीज़ों का, ठीक है, जिस सौंदर्यानुभूति से, यानी कि जब किसी चीज़ को हम देखते हैं और सुंदर लगता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और सुंदर लगता है और उससे हमारी आत्मा का विकास हो। ठीक है, जैसे आत्म तत्व आपकी बढ़े, ठीक है, उसमें आत्मा का विकास हो। आगे देखेंगे, मन प्रसन्न हो। मन, कलाओं को देख करके मन प्रसन्न तो होता ही है, मन प्रसन्न हो। कामा, चेतना सजीव हो, सोचने की जो क्षमता होती है हमेशा पॉजिटिव हो। चेतना सजीव हो, चेतना सजीव हो। वह कला ललित कला कहलाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ललित कला कहलाती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ललित कला है ये कहीं जो है फ्रेंच भाषा वोषा का नहीं है। क्लियर है? ये जो है हमें आपको जो है भरमाया गया है कि इसकी उत्पत्ति वियोग सार से है। जिसको डाउट है, जिसको कंफर्म करना है, जाए तुलसीदास का दोहा पढ़े, जनरंजन सज्जन प्रियहा, और इसका अर्थ पढ़े, पता चल जाएगा कि ललित कला का शब्द का प्रयोग हमारे तुलसीदास कर चुके हैं। क्लियर है? तो एक जो है ये खंडन है। अब इसके बारे में देखते हैं, उपयोगी कला क्या है। लिखिए, अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट, ठीक है, इसको कहते हैं व्यवहारिक कला। व्यवहारिक कला, इसी को कहते हैं अनप्रयुक्त कला। अनप्रयुक्त कला इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो उपयोगी कला को इस नाम से जानते हैं। लिखिए, यह कला व्यक्ति की, यह कला व्यक्ति की, यह कला व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रतिदिन आने वाली भौतिक वस्तुओं, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली भौतिक वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को कलात्मक रूप दिया जाता है, जो कि हमने उदाहरण दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, घर को सजाने के लिए, हाँ, उपयोगी कला कहते हैं।
क्लियर है? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी को कहते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं, लिखिए। साधारणतः हम यह कह सकते हैं कि साधारणतः हम यह कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की जाने वाली कलात्मक वस्तुओं को उपयोगी कला के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन के विलियम मॉरिस ब्रिटेन के कलाकार विलियम मॉरिस आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट तथा नुओ कला या नुओ आर्ट आंदोलन से इस कला को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। नोट करके लिखिए, नोट करके। उपयोगी कला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को अप्लाइड आर्ट, व्यवहारिक अनुप्रयुक्त कला कहते हैं। लिखेंगे आगे। सामग्री के आधार पर, नोट में लिखिए, सामग्री के आधार पर शास्त्रों में चित्र, सामग्री के आधार पर शास्त्रों में चित्र दो प्रकार के माने गए हैं। दो प्रकार के माने गए हैं। ठीक है। नंबर 1 रस चित्र और नंबर 2 धूल चित्र या धूल चित्र। ठीक है, ये दो चित्र हैं जो सामग्री के आधार पर शास्त्रों में, ध्यान रहे, शास्त्रों में चित्र दो प्रकार के माने गए हैं। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न जो है आ चुका है। चलिए, ये हमारा हो गया कला के वर्गीकरण में। हमारा इस प्रकार से हमने कला का मुख्य वर्गीकरण का मतलब आप समझ लीजिए कि कला का जो मुख्य वर्गीकरण है, ठीक है, ये किस प्रकार से कलाओं को बांटा गया है वही है, और वो हमने जो है बता दिया।